हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो आफ्टरमैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पार्टीशन ऑफ जर्मनी। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि किस ईयर में इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 1922, बी 1932, सी 1942 या फिर डी 1952। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी ब्रिटेन के पास एंड सेकंड नंबर पे था फ्रांस, और फ्रांस की सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी इन अफ्रीका। सो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटेन था ये अपना रूल री स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कॉलोनीज के अंदर और उनको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। बट ड्यू टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर नाउ ब्रिटेन काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। भले ही ब्रिटेन एलाइड ग्रुप में था और एलाइड ग्रुप की जीत हुई थी, लेकिन जब आप किसी से लड़ते हैं तो अगर मान लिए दूसरा मर जाए, अगर आप किसी लड़ाई में दूसरे को जान से मार दें तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चोट नहीं आएगी, आप भी उसमें काफी ज्यादा जख्मी हो सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर ब्रिटेन के साथ होता हुआ देखते हैं कि ब्रिटेन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और उनका जो कंट्रोल था दुनिया में उनकी कॉलोनीज पर वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके चलते नाउ अब टाइम आ चुका था कि जो दुनिया में कॉलोनीज थी अंडर ब्रिटिश एंड फ्रेंच रूल उनको अब आजाद कर दिया जाए। फाइनली हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता हुआ देखते हैं। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो अब बहुत सारी कॉलोनीज से, मैं ये कहूंगा 95% कॉलोनीज से अपना हाथ खींच लेते हैं। फिर इसके अलावा एक और वजह क्या थी कि 1945 में ही ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जिससे कि विंस्टन चर्चिल बिलोंग करते थे वो यहाँ पर हार जाती है, बिकॉज ब्रिटेन के लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज थे। क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे और वर्ल्ड वॉर में यूके का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसके लिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जिम्मेदार माना विंस्टन चर्चिल को और कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। और जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी अब इलेक्शन जीत जाती है और अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। और सर क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने के इंडिया को इंडिपेंडेंस दी थी, क्योंकि जो लेबर पार्टी थी ये लोगों को गुलाम बनाकर रखने के फेवर में नहीं थी। फिर इसके अलावा सोवियत यूनियन भी जो था वो तो पहले से ही जो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस इन सबको अपोज कर रहा था कॉलोनीज को लेकर, जिसके चक्कर में जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने सोवियत यूनियन से फाशिस्ट पावर्स को यानी कि जर्मनी, इटली को, हिटलर, मोसोलिनी को यूएसएसआर से भिड़वाने की कोशिश की थी अपीजमेंट पॉलिसी के तहत। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन तो पहले से ही खुलकर सपोर्ट कर रहा था कि ये जो कॉलोनाइजेशन है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सोवियत यूनियन भी अपोज करता है कॉलोनाइजेशन को। देन 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हो गया तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया जो कॉलोनाइजेशन है उसको खत्म करने के लिए और कंट्रीज को इंडिपेंडेंस देने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये एक मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। तो ये एक आंधी चला देते हैं और हम ये देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे तकरीबन तमाम कंट्रीज को यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इक्का दुक्का कंट्रीज छोड़कर, जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह। अगर हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली है इन 1998 और साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला। इन्हीं की लीडरशिप में जो
साउथ अफ्रीका था, उसने इंडिपेंडेंस गेन की। अच्छा, क्या आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में किस कंट्री का रूल था? देन ये जो वर्ल्ड मैप आज आप देख रहे हैं, ये फॉर्म हुआ है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज आज़ाद हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था, जिसके चलते एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज आज़ाद हुए। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नाउ। तो इतने सारे लेक्चर्स डिस्कस करने के बाद अब ये जो इमरजेंस ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल है, इसकी एक हम अलग सीरीज ऑफ लेक्चर चलाएंगे, जहां पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे पैलेस्टाइन और इसराइल कन्फ्लिक्ट शुरू हुई और कहां पर अब ये पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये लास्ट लेक्चर यहीं पर मैं एंड करता हूं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि किस ईयर में इजिप्ट को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। तो इसका राइट आंसर है ए 1922। यस माय फ्रेंड्स, इजिप्ट को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी इन 1922। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।